ये द हॉन्टेड लाइब्रेरी मिस्ट्री महज कोई सुनी सुनाई भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली पैरानॉर्मल घटना है जो शुरू तो कॉलेज की एक आम अफवाह के तौर पर हुई थी, लेकिन खत्म एक बेहद खौफनाक और दुखद मर्डर मिस्ट्री पर हुई। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। उस कॉलेज के कैंपस में ना एक चेतावनी गूंजती थी। एक नियम हमेशा याद रखना, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के आसपास भी मत फटकना। दिन में तो बिल्कुल नहीं, और रात में तो भूल कर भी नहीं। मतलब सोचिए, इस एक लाइन ने पूरे 12 सालों तक कॉलेज में डर का एक ऐसा माहौल बनाए रखा जिसे हर साल सीनियर्स जूनियर्स को पास ऑन करते थे, और कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता था। पर सवाल ये है कि आखिर इस खौफ की शुरुआत हुई कैसे? तो बात है 12 साल पहले की। शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन था जो उसी लाइब्रेरी में अचानक बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें खुली की खुली थीं, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो लिटरली सदमे में था। बाद में उसने बस इतना बताया कि जब वो वहां अकेला होता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई उसे लगातार बिना पलक झपकाए घूर रहा है। बस इसी वाकये के बाद उस लाइब्रेरी के दरवाजों पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि कैसे ये डर एक जेनरेशनल फियर बन चुका था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला खौफ। हर साल नए स्टूडेंट्स आते और बिना कोई सवाल किए इसे सच मान लेते। लेकिन फिर एंट्री होती है अभय की। अभय कोई आम स्टूडेंट नहीं था। उसके दादाजी पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक थे। तो अभय का जो नजरिया था ना, वो अंधे डर का नहीं था, बल्कि एनालाइज करने का था, सच को खंगालने का था। खैर, सच जानना इतना आसान भी नहीं था। जब अभय और उसके दोस्तों ने सीधा प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा से इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांगी तो जवाब में उन्हें साफ ना सुनने को मिला। उल्टे प्रशासन ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दे डाली। उनका तर्क था कि इससे पूरे कॉलेज में पैनिक फैल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ठान लिया कि वो छुपकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब अपनी इस सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुलाया। डॉक्टर सिद्धार्थ का जो पैरानॉर्मल टूलकिट था ना, वो बिल्कुल मॉडर्न और साइंटिफिक था। उसमें ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा जैसी चीजें तो थी ही, साथ ही मोमबत्तियां और नमक भी था। मतलब ये विज्ञान और पुरानी मान्यताओं का एकदम परफेक्ट कॉम्बो था। चलिए अब टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये जांच 3 रातों तक चली, और सच कहूं तो ये 3 रातें किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहली रात सिर्फ एनर्जी डिस्टर्बेंस देखा। दूसरी रात फिजिकल मैनिपुलेशन, यानी चीजों का अपने आप हिलना शुरू हुआ। और तीसरी रात तक तो माहौल पूरी तरह से हिंसक हो गया था। पहली रात के सबूत ही अपने आप में चौंकाने वाले थे। जांच शुरू होते ही ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा। लाइब्रेरी की मेन ट्यूबलाइट एक झटके में फुस हो गई, और एक फुल चार्ज टॉर्च, उसकी बैटरी कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल डेड हो गई। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि वहां कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है जो रोशनी से चिढ़ती है और अपने आसपास की पावर को तेजी से खींच रही है। दूसरी रात आते आते स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। किताबें बिना किसी के छुए खुद ब खुद शेल्फ से नीचे गिरने लगीं। एक मोबाइल फोन की बैटरी जो अभी 20% पर थी, वो पलक झपकते ही 0 पर आ गई। और सबसे डरावनी बात, डिजिटल रिकॉर्डर में बहुत ही धीमी अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुईं। मतलब वो जो भी अदृश्य शक्ति थी, वो अब फिजिकल चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी और बात करने की बहुत ही अग्रेसिव कोशिश कर रही थी। तीसरी रात तो मामला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बाहर से लॉक किया हुआ दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिला। अंदर का नजारा भयानक था। कुर्सियां, टेबल और किताबें ऐसे बिखरी पड़ी थीं जैसे कोई तूफान आया हो। ईएमएफ रीडिंग अपने पीक पर थी, और उस बंद कमरे में ऐसी जमा लेने वाली ठंड थी कि बस आत्मा इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी थी कि बेचारी इन्वेस्टिगेशन टीम को लिटरली अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। अब देखिए, लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? वो खौफ जो अब तक सिर्फ उस कमरे तक सीमित था, वो बाहर आ चुका था। क्लासरूम की बिल्कुल आखिरी बेंच पर कोई धुंधली सी आकृति बैठी दिखने लगी। वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे कदमों की भारी आहटें, रात के सन्नाटे में किसी लड़की के सिसकने की आवाजें, और हॉस्टल की खिड़कियों पर अचानक से नजर आने वाली परछाइयां। वो कैद एनर्जी अब पूरे कैंपस में एक बड़े खतरे की तरह फैल चुकी थी। यहीं पर इस केस में एक बड़ा शिफ्ट आता है, और हमें विज्ञान और तांत्रिक विद्या के बीच का फर्क समझ में आता है। डॉक्टर सिद्धार्थ का जो साइंस था, वो सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर सकता था।
या ये बता सकता था कि यहाँ कोई एनर्जी है। लेकिन जब खतरा इस लेवल पर बढ़ गया तो समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सत्यदेव बाबा के आध्यात्मिक और तांत्रिक तरीकों को ही अपनाना पड़ा। सत्यदेव बाबा ने आते ही अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी के दरवाजे पर नमक की एक मोटी सी लकीर खींची, माहौल की एनर्जी बदलने के लिए मोमबत्तियां जलाईं और आंखें बंद करके गहरे संस्कृत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। इसका असर वो तुरंत दिखा। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया और ईएमएफ मीटर मानो चीखने लगे। और फिर वो हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। डिजिटल रिकॉर्डर में एक बहुत ही साफ और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज रिकॉर्ड हुई, मुझे यहां बांध दिया गया है। सच बताऊं, इस एक लाइन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का एंगल ही पलट दिया। अब ये किसी खूंखार भूत को भगाने का मामला नहीं था, अब ये एक बंधक की कहानी सुनने का वक्त था। तो यहीं से जन्म लेता है इस पूरी मिस्ट्री का सबसे अहम सवाल, क्या वो वाकई एक सुसाइड था या फिर कोई सोची समझी हत्या? इस एक सवाल ने उस भूतिया कहानी के पीछे छिपे सबसे काले और दुखद सच को कुरेद कर बाहर निकाल दिया। और वो सच वाकई भयानक था। पता चला कि वो कोई शैतानी ताकत नहीं थी, बल्कि 20 साल पहले उसी कॉलेज की एक बेगुनाह महिला लाइब्रेरियन की आत्मा थी। एक प्रोफेसर ने उसे हरास किया था और जब उसने आवाज उठाई तो उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिए गए। आखिरकार उसी लाइब्रेरी में उसका मर्डर कर दिया गया और उसे फांसी पर लटकाकर सुसाइड का नाम दे दिया गया, ताकि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब सवाल ये है कि वो आत्मा पूरे 20 सालों तक वहां क्यों भटकती रही? दरअसल उसका कभी सही तरीके से अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं। पूरा का पूरा सिस्टम उस सच को छुपाने में लगा रहा। किसी ने उसके लिए न्याय नहीं मांगा। वो आत्मा एक तरह से सोई हुई थी, लेकिन जब अभय और उसकी टीम ने वहां अपनी जांच शुरू की तो वो अपना सच बताने और इंसाफ मांगने के लिए दोबारा जाग उठी। आखिरकार रात के ठीक 2:30 बजे सत्यदेव बाबा ने मुक्ति का वो विशेष अनुष्ठान शुरू किया। लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया। उस आत्मा को उसके असली नाम से पुकारा गया, उसे नए कपड़े और पवित्र जल अर्पित किया गया। 20 सालों से जो अंतिम संस्कार पेंडिंग था ना, उसे पूरे विधि विधान से संपन्न किया गया, ताकि उस तड़पती हुई रूह को हमेशा के लिए आज़ादी मिल सके। और इस मुक्ति प्रक्रिया का जो असर हुआ वो लिटरली मैजिकल था। जैसे ही बाबा की विधि पूरी हुई, ईएमएफ मीटर जो अब तक पागल हो रहे थे वो एकदम शांत पड़ गए। डिजिटल रिकॉर्डर में सन्नाटा छा गया। उस लाइब्रेरी में जहाँ कुछ देर पहले तक सांस लेना मुश्किल था, वहां एक अजीब सा सुकून, एक शांति फैल गई। सच्चाई के बाहर आने और उस आध्यात्मिक अनुष्ठान ने उस पूरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस पूरे घटना के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या इंसान वाकई भूतों से डरता है, या फिर वो उन डरावने और छिपे हुए सच से खौफ खाता है जो वो आत्माएं बाहर लेकर आती हैं? सच कहूं तो इस केस में असली मॉन्स्टर कोई भूत नहीं था, बल्कि वो इंसान थे जिन्होंने एक इतने खौफनाक अपराध को 20 सालों तक बड़ी सफाई से छुपाए रखा। ये एक ऐसा सच है जो हमें शायद हमेशा बेचैन करता रहेगा।